नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मौका था सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि का, लेकिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद सियासतदानों ने जमकर सियासत भी की। नेहरू से लेकर आरएसएस तक सबका जिक्र हुआ और केंद्र में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूरा कश्मीर एक हो, जैसे अन्य रियासतों को एक किया गया, लेकिन नेहरू जी ने यह होने नहीं दिया। और दुर्भाग्यवश सरदार पटेल की मौत के बाद कई सालों तक तत्कालीन सरकारों में राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति उतनी गंभीरता नहीं नजर आई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश में दशकों तक कश्मीर पर कांग्रेस की गलतियों की आग का जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे विषयों का जिक्र किया जिनका जिक्र शायद कांग्रेस को मिर्ची लगाने के लिए बेहद काफी था। और इस दौरान सबसे खास बात क्या नजर आई? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा, मौके को लपका और कहा कि मेरी निजी राय है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस बात का वो जिक्र करते हुए यहां पर नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाए। 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे लेटर का हवाला दिया। उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से आरएसएस की संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता जाहिर की थी, इस बात का जिक्र भी खड़गे ने किया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, इस बात का भी जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर के आज का पूरा दिन जो है वो इन्हीं तमाम मुद्दों पर बीता हुआ नजर आया। सभी ने अपने अपने हिसाब से जिक्र किया, व्याख्या की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हमारा अधिकार है, हमारा प्रोजेक्शन है। लेकिन सबसे खास बात क्या है जो जिस पर आपका फोकस होना चाहिए? सियासत हुई, पुरजोर हुई, पर क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर और तासीर इतनी ही है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते हैं, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल जो चीजें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। अतुल यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं और साथ में हमारे साथ आलोक पांडे जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। शुरुआत राघवेंद्र जी मैं आपके साथ करूँगी। जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हैं उसके साथ में आप नेहरू का जिक्र करना नहीं भूलते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का जिक्र करना नहीं भूलते, कांग्रेस का जिक्र करना नहीं भूलते, कश्मीर का जिक्र करना नहीं भूलते, क्यों? राघवेंद्र जी शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरी आवाज
बिल्कुल सर, बोले, मुखरता से आ रही है आवाज, बोले। राज नहीं थे और ना अभी भी उनका वर्चस्व कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उनकी रीति और नीतियां थी, उन रीतियों और नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ने आगे ले जाने का काम किया। सन 1939 में सरदार पटेल मुस्लिम लीग के जानलेवा हमले में 86 साल तक दबाया। आप समझिए ना, इसकी व्यवस्था में आप कहां तक जाएंगे। आप ये दर परत खोलेंगे तो उसमें आपको पोल ही पोल मिलेगा। ये नकली गांधियों ने, ये नकली लोगों ने जो कभी देश प्रेम के प्रति जवाब दे नहीं रहे, देश प्रेम का क्या मतलब होता है, देश प्रेम क्या होता है, देश प्रेम किस तरीके से किया जाता है और देश प्रेम की परिभाषा क्या होती है, ये हमारे मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने बताया है। ये देश को किस तरीके से इन लोगों ने तोड़ा था। बात करते हैं इनके लोग जोड़ने की, ये तो तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को तोड़ा और देश को तोड़ा मरोड़ा, और सरदार साहब को जो उनकी सही पदवी थी उस पर जाने से रोका। ये नकली लोगों ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, दुष्चरित्र वाले लोग और दुर्व्यवहार से ग्रसित लोग, ये इन्होंने दुर्व्यवहार का वातावरण किस तरीके का बनाया और किस तरीके से ये अपने ही वातावरण में, अपने ही बनाए हुए जाल में, मकल जाल में फंस गए। और इन्होंने सरदार पटेल को अपना कहते हुए उनके पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किया था। वो अवसाद से ग्रसित उनको रखा गया। हमेशा वो चिंतित रहते थे, देश की रियासतों को मिलाने में उनका परम योगदान था। नेहरू जी क्या करते थे, नेहरू जी क्या बोलते थे, नेहरू जी के कारनामे क्या थे, नेहरू जी ने देश को कहां खड़ा किया था, ये आपके सामने है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्रेशन में थे। ये बीजेपी को कैसे पता चला? उस दौरान के कोई चिट्ठी आपको मिल गई है या किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल गया? ऐसा आप कह रहे हैं डिप्रेशन में वो थे, हालांकि उनको लौह पुरुष कहा जाता है, पर आप कह रहे हैं वो डिप्रेशन में थे, तो कोई डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन जरूर मिला होगा या फिर लेटर? जी बस यही आपकी बहन कि आप सुनती नहीं, आप बोलती चलते। बोलिए। ऐसा है, देखिए, ये हमको क्या, पूरा आप गूगल कर लीजिए, पूरा देश जानता है कि उनके साथ क्या कुकृत्य किया गया, किस तरीके से षड्यंत्रकारी लोग उनको उचित स्थान पर जाने से रोकते रहे और आखिर में रोका भी। और लेकिन उनके विचारों को ये नहीं रोक पाए और न रोक पाएंगे। उनके विचारों का आदान प्रदान भारतीय जनता पार्टी ने आते ही किया और उनके विचारों का जो बृहतीकरण होना चाहिए उस बृहतीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। ये मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू करते हैं, ये अपना तो बताते हैं सरदार साहब को, लेकिन इनके चाचा नेहरू वो इतने ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर थे कि उन्होंने देश को फाल में झोंकने का काम किया। रियासतों को असली मिलाने वाला जो व्यक्तित्व था, जिसने रियासतों को अपने सहमति से या किसी भी तरीके से जो रियासतें थी उनको किस तरीके से मिलाया, किस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष को बनाया, सजाया, संवारा। लेकिन इसके बाद भी नामकरण की व्यवस्था में हमेशा हमेशा नेहरू की छाप रहती थी। यही उनके अंदर की एक भावना वो इस तरीके की रहती थी कि नेहरू का नाम तो होता है, नेहरू का काम क्या है? आप इतिहास गवाह है, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि नेहरू में और अपने पटेल जी में कितना अंतर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व में और नेहरू जी के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क। फिर जब ये आरएसएस बैन की बात करते हैं तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? बैन तो लगाया है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये इतिहास में अंकित है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि और भी अन्य चीजें अंकित हैं, तो आप लोगों को फिर मिर्ची क्यों लगती है?
आरएसएस का जिक्र होता है तो फिर उसको भी सहर्ष स्वीकार कीजिए कि संदिग्ध गतिविधियां थी आरएसएस की, इस वजह से बैन किया गया। आरएसएस का पूरा नाम क्या है पूजा मोहन पांडे जी, आपको मालूम है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। वैन लगाया हो, वैन लगाने के बाद वैन लगा, इसके बाद वो कितना आगे गया और कहां तक है, और आरएसएस की जड़ें कहां तक है, आरएसएस की सोच क्या है। इनके जैसे फासिस्टवादी सोच की आरएसएस नहीं है। ठीक है, आपने मुझे आरएसएस के, ठीक है, आरएसएस के सुनिए, आरएसएस के सभी अनुषंगिक संगठन, आरएसएस ये कभी भी देश को तोड़ने का काम नहीं करती है। देश को हमेशा मिल बांट कर देश चलाने का काम करते हैं और देश को नोचने का काम नहीं करती है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इस तरीके के घोटालों में कभी आरएसएस के कोई भी कार्यकर्ता या आरएसएस से समर्थित भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरीके से लिप्त नहीं रही। ये नोचने वाले लोग इस तरीके की बात करते हैं, ये खसूट वाले लोग, ये लूट वाले लोग हैं। इसी वजह से इनको पटेल साहब की जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। और ये बार बार एक बार पूछ लेती हूँ उनसे कि उनको पटेल जी की अच्छी बातें अच्छी क्यों नहीं लगती हैं। भाई राम पांडे जी, आप लोगों को पटेल जी की अच्छी बातें अच्छी क्यों नहीं लगती हैं? अच्छी बातें अच्छी लगाइए, अच्छे देश में रह रहे हैं आप, अच्छे नागरिक हैं आप, गलत बात है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप तो ये देखिए कि कांग्रेस के नेता कितने महान, आप ज्यादा बोल जाती हैं। देश अच्छा है, हम देश अच्छे देश में रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ आप गलत बात बोलती हैं। आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। आप एक एंकर हैं, अच्छे देश में रह रहे हैं, ये अच्छे देश का मतलब क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा डेफिनेशन कर राम जी समझाएंगे। राम जी समझाएंगे। राम जी क्या समझाएंगे? राम जी तो फासिस्टवादी लोगों में है, वो नहीं समझा पाएंगे। आप जैसे सुलझे लोग अगर ऐसी बात करेंगे पूजा मोहन पांडे जी, तो इस तरीके से मीडिया का चौथा खंभ है जिस सीट पर आप बैठी हैं। अच्छे देश, आप थोड़ी भावनाओं में ज्यादा बहती हैं। मेरा मानना यह है, भावनाओं से निकलकर धरातल पर आइए। ठीक है सर, मैं पर्सनली आपको कॉल करती हूँ। किस व्यवस्था में? ठीक है सर, मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगी कि आप मुझे क्लास दीजिए कि मैं भावनाओं में बहूं या ना बहूं। बोले राम जी, बोले। मेरे पास इतना समय भी नहीं रहता। ठीक है राम जी बोले, उसके लिए कुछ राम जी बोले। पड़ेगा। देखिए मैडम, आपने सही बोल दिया उनको, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि अंधभक्तों पर समय खराब करना ठीक नहीं है। उनको तो इंसान क्या भगवान सर, भी मुझे नहीं आदत समझा है। पाएंगे। पिछले डिबेट में आपके अगेंस्ट थी, अगेंस्ट थी तो आपने स्टैंप लगा दिया। इस डिबेट में इनके अगेंस्ट हो गई तो इन्होंने लगा दिया। हमें आदत है सुनने की। बोले सर। तो मैं, ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानिए, लेकिन मैं आपके दर्शकों से तो बोल सकता हूँ, आपसे नहीं तो, कि अंध भक्तों को इंसान क्या भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस के नेता कितने महान हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की घोर विरोधी है, वो आज हमारे नेता के चरणों में पड़ी हुई है। महान है कांग्रेस के नेता मिस्टर राम। देश को लूटने में महानता रही है कांग्रेस के नेताओं की। देश को लूटा, देश को नोचा, देश को तोड़ा, देश को फोड़ा, ऐसे नेता हैं आप अंधभक्तों की बात करते हैं। आप अंधभक्त नहीं है। राहुल गांधी के किस तरीके से अंधभक्त हैं? अंधभक्तों की बात करते हैं आप। राहुल गांधी के सभी अंधभक्त हैं, आप भी उनमें से एक है। बोले राम पांडे जी, बोलिए, काउंटर है आपका। पता नहीं किस फर्जी को बुला रखा है। ये इनका आधार कार्ड चेक करो, ये बीजेपी के है भी है या नहीं है? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से। थोड़ा सा राघवेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य दिखाइए। अरे ये क्या बोल रहा है? ये प्रवक्ता है कि घाट खोदने वाला आदमी है। हमारा कार्ड चेक करने से पहले तुम अपना कार्ड चेक करो। डॉक्टर राम पांडे, डॉक्टर हो भी, ये फर्जी हो, लिखते हो। अगर कहोगे तो सुनोगे, खाओगे मुंह की। ये खूनी पंजा लगा लेने से नहीं बन जाता है। राम जी बोले कम। देखो मैडम, सरदार पटेल ने इनके जूते लगाए तो आज इनके चरणों में है ये। जितने जूते सरदार पटेल ने इनको लगाए हैं
उतने किसी ने नहीं लगाए। तेरे जूते इसलिए पड़ेंगे, सरदार पटेल तेरे के सामने जूते नाक रगड़ पड़ेंगे, रहे हैं। तेरे जूते पड़ेंगे, अबे तेरे भी जूते पड़ेंगे सर ऑडियो अबे डाउन, जूते ऑडियो डाउन पड़ेंगे। कराना पड़ेगा। अरे ऑडियो, बात कैसी करता है ये कैसी बात करता है? ऑडियो। कौन है? भाषा पे नियंत्रण आप दोनों ही रखें, अपनी बात को रखें लेकिन थोड़े संयम के साथ रखें। ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कीजिएगा राघवेंद्र जी का। और राघवेंद्र जी, आप वरिष्ठ हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, थोड़े से संयम का आप परिचय दीजिए। अभी 2 मिनट पहले आप मुझे संयम का पाठ पढ़ा रहे थे और अभी आप ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। राम पांडे जी, भाषा को मर्यादित रखते हुए अपना पक्ष रखिए, बोलिए सर। हाँ मैडम, देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सरदार पटेल जी की जयंती है और इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, और दोनों ही हमारे देश के बड़े महान नेता रहे हैं। सरदार पटेल जी ने आज़ादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, जेल गए, यातनाएं सही, सब कुछ किया उन्होंने जो भी कर सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी छोटे भाई बड़े भाई की तरह थे, प्यार मोहब्बत उनमें बहुत ज्यादा था और दोनों देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे। उनके साथ करोड़ों हिंदुस्तानी काम कर रहे थे, लेकिन आरएसएस के लोग सरदार पटेल के विरोध में मुखबरी करते थे कि सरदार पटेल की गतिविधियां क्या है, ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों को जानकारी देते थे। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब आरएसएस के लोगों ने सरदार पटेल के विरोध में अंग्रेजों को बताना शुरू किया। सावरकर ने 60 रुपए पेंशन लेकर अंग्रेजों के साथ काम करना शुरू किया। जब देश आजाद हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, सरदार पटेल गृह मंत्री बन गए, 565 रियासतों को जब भारत में मिलाया जा रहा था, तब ये लोग राजाओं के साथ खड़े थे, तब ये सरदार पटेल का विरोध कर रहे थे। सरदार पटेल नेहरू जी के नेतृत्व में कश्मीर के राजा कश्मीर में अपना अलग से राज्य बनाना चाहते थे। वो ना भारत में जाना चाहते थे, ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो नेहरू और सरदार पटेल के कारण आज जो भी कश्मीर हमारे पास है, वो उनके कारण है। वहां साल 6 महीने तक लड़ाई चलती रही, संघर्ष चलता रहा। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वो संघर्ष करके वो पाकिस्तान से हमने छीना। वो वहां के राजा की गलती थी कि उस राजा ने पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा करने दिया। जब कश्मीर पर कब्जा हो गया, तब भारतीय सेनाएं वहां गई और भारतीय सेनाओं ने पटेल और नेहरू जी के नेतृत्व में उनको वहां से खदेड़ा। सरदार पटेल जी की मृत्यु 1950 में ही हो गई, आजादी के 2-3 साल बाद हो गई। गांधी जी की हत्या आरएसएस के समर्थक लोगों द्वारा कर दी गई। गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, क्या क्या इन्होंने देश के लिए नहीं किया। फिर सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के विरोध में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज ये यदि आरएसएस की पूजा कर रहे हैं, तो इनका सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आज आरएसएस पर प्रतिबंध होना चाहिए। यदि आज आरएसएस पर मोदी जी ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो मोदी जी पटेल साहब के नाम पर नाटक कर रहे हैं, क्योंकि पटेल साहब की हार्दिक इच्छा, हार्दिक काम यही था। सरदार पटेल आरएसएस को देशद्रोही संगठन मानते थे, जो देश के द्रोह के विरोध में काम करता था। भाई इन्होंने, मोदी जी और इन्होंने क्या कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में भी कांग्रेस ने ये किया वो किया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें खुलवाई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सब फाइलों में यही लिखा कि अरे नेताजी और पटेल और नेहरू जी, गांधी जी सब एक दूसरे की मदद करते थे। जब आजाद हिंद फौज बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तब आरएसएस ने हिंदू महासभा में वहां जाने से लोगों को रोका। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सरदार पटेल ने आजाद कराया देश को, कश्मीर को भारत में मिलाया, संविधान बनवाया, और ये लोग जिन्ना की चादर पर, जिन्ना के बाजार पर चादर चढ़ाने चाहते हैं। तो उसी समय ये लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान के सामने नाक रगड़ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भारत में आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, जय शाह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो इनके जो नाटक हैं, इनकी जो नौटंकी है, वो सब क्या दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी इनकी नौटंकी क्या है, वो हमारे नेता है, हमारे नेता है। यदि आज हम कहें कि अमित शाह हमारे नेता है, तो ये कितना गलत है। क्या अमित शाह को हम अपना नेता मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना। तो सरदार पटेल हमारे नेता है, वो तो इनके घोर विरोधी थे। तो आज सरदार पटेल की पूजा कर रहे हैं, तो ये आप कह रहे हैं आपका नेता हाईजैक हो गया? नहीं,
दोगले लोग हैं, पाखंडी है, ये देशद्रोही लोग हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाई मोदी जी तो कह सकते हैं कि तक्षशिला बिहार में है, कबीर गोरखनाथ और वो गुरु नानक जी आपस में बैठकर बात करते थे, दोनों की उम्र में 200 साल का अंतर। तो ये तो अतुल जी इतिहास के के बारे पास में कुछ जाती भी हूँ एक तोड़ बार। मरोड़ कर बोल सकते हैं। ठीक है सर, अतुल जी। जी के पास जाती हूँ। अतुल जी क्या कहेंगे? गलत बात है, नेताओं को हाईजैक नहीं करना चाहिए शायद, मतलब अब सम्मान से भी आपत्ति है आप लोगों को? अगर आपके नेता को कोई सम्मान दे रहा है तो आपत्ति है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो रहे, अगर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, उन्हें श्रद्धा सुमन आज देश अर्पित कर रहा है, आज रन फॉर यूनिटी हो रही है, तो इससे आपत्ति है सर, क्योंकि वो हमारे नेता आज जो सुनिएगा, देश जो है आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है 150वीं जयंती मना रहा है, और हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है देश के स्वतंत्रता सेनानी और देश के गृह मंत्री रहे, और उन्होंने एक ऐसा अटूट कार्य किया जो देश के निर्माण के लिए, अपने भारत देश के निर्माण के लिए उनको हमेशा हमेशा श्रद्धापूर्वक हमेशा याद किया जाएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जो है क्या विभाजनकारी नीति और नेताओं में विभाजन वाली बात करती है। जो नेता है वो देश के लिए हैं, वो सभी के लिए थे। हम कहते हैं वो कांग्रेस के नेता थे, और लेकिन वो देश के थे, नेता थे। भारतीय जनता पार्टी उनका आदर करे, सम्मान करे, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी तो समस्त देश के लिए जानी जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, किसी नेता को हाईजैक करके, जो हमारे अभी साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, हाईजैक करना और क्या करना कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। इतिहास को इतिहास के रूप में जो लिखा जा चुका है उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए और सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। पूजा मोहन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, किस प्रकार की अमर्यादित लोकतांत्रिक शब्दावली का आपके चैनल पर इन्होंने उपयोग किया, क्या शोभा देता है? ये लोग सत्ता में हैं, आज सत्ता का गुरूर इन पर सर पर चढ़ के बोल रहा है। इनको ये भी नहीं पता होता है कि हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके या किसी सम्मानित चैनल पर बैठ करके हम किस प्रकार की मुझे ब्रेक की कमान मिल गई है। मैं चाहूंगी कि जाते जाते ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दें मुझे, आधे मिनट या 1 मिनट का समय समझिए अपने पास। और वो सवाल ये है कि नेता को हाईजैक किया गया, क्या लगता है आपको कि क्यों हाईजैक किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों हाईजैक किया बीजेपी ने? कहीं नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो कांग्रेस की विचारधारा है, उन्होंने देश को बनाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी नीतियां हमेशा हमेशा देश के लिए रही और देश को जोड़ने वाली रही। वो हमेशा हमेशा जो है देश के लिए जाने जाते रहेंगे। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका जवाब मैं दूंगी आपको। आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी, ओपनिंग रिमार्क एक बार आपका भी हो जाए। मुझ पर बहुत ही सहजता के साथ में और बहुत सॉफ्टली राघवेंद्र जी ने आरोप लगा दिया, भाव में मैं ज़्यादा बह जाती हूँ। अभी हो सकता है मेरा जो अगला सवाल होगा कांग्रेस से, उसमें वो खुश भी हो जाएं, लेकिन ये मेरा काम है सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल पूछना ये मेरा काम है। कभी आप खुश होंगे, कभी वो नाराज़ होंगे, कभी वो खुश होंगे, कभी आप नाराज़ होंगे। मेरा काम जनता का सवाल पूछना है। आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए किस तरीके से आज आप पूरे दिन की तासीर को देखते हैं, क्या वाकई हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने बच्चों तक उस तरह पहुंचा पाए जिस तरीके से पहुंचाना था, या बीजेपी कांग्रेस ने उन्हें बांट दिया? पूजा जी, प्रश्न सिर्फ ये है आपका मुझसे कि वल्लभ भाई पटेल को क्या हम उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए आज अपनी जनरेशन को? तो नहीं कर पाए। ना भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से रिप्रेजेंट किया और कांग्रेस ने तो कभी किया ही नहीं। वल्लभ भाई पटेल को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए कांग्रेस आज वो कह रही है कि वल्लभ भाई पटेल हमारे, काश उन्होंने वो बात उस समय कर दी होती जब बीजेपी ने क्लेम किया कि वो हमारे हैं। अगर उसके पहले वो वल्लभ भाई पटेल के नाम पर उतने इंस्टीट्यूशन रखे होते जितने जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, उसका आधा भी रख दिया होता अगर कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस ने अपनी विरासत को रिस्पेक्ट दी होती
तो बीजेपी को तो मौका ही नहीं मिलता वल्लभ भाई पटेल को क्लेम करने का। दूसरी बात जो बात आती है कि वल्लभ भाई पटेल है किसके, तो राष्ट्र नायक तो राष्ट्र के। तीसरी बात, अगर वल्लभ भाई पटेल को याद किया जा रहा है तो इंदिरा गांधी को भी याद किया जा रहा है, वो भी राष्ट्र नायिका है। उन्होंने भी बहुत बड़े काम किए इस देश के लिए, अगर बुरे किए तो अच्छे भी किए। अगर इस देश के लोकतंत्र में ब्लैक स्पॉट लगाया इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे। अगर उन्होंने 90,000-93,000 सैनिकों को दे करके अपने सैनिक नहीं छुड़ा पाए तो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत सारे दबाव झेले हैं, वो अमेरिका के आगे नहीं झुकी। तो इंदिरा गांधी को याद न करके जो सेलेक्टिविज्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे थोड़ा धक्का मचा। अब एक बात और आता है कि जो वल्लभ भाई पटेल है वो क्या जवाहरलाल नेहरू से अलग थे? अगर अलग थे तो क्या आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी को अलग कर सकते हैं? क्या अमित शाह की क्रेडिबिलिटी अलग होगी? अमित शाह को कोई दूसरा क्रेडिट ले जाएगा और मोदी को क्रेडिट कोई दूसरा लेगा? इस तरह से क्या आप बंटवारा कर सकते हैं? अगर जवाहरलाल नेहरू बुरे थे तो फिर वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी थे, डिप्टी पीएम थे, गृह मंत्री थे, वो भी बुरे ही थे। और अगर वल्लभ भाई पटेल अच्छे थे तो और जवाहरलाल नेहरू बुरे थे, ये जो डिवीजन करता है ये राष्ट्र नायकों का अपमान है, ये उस कैबिनेट का अपमान है, सामूहिक नेतृत्व होता है। तो वल्लभ भाई पटेल को इस तरह से बंटवारा करना, एक ऐसे ही बंटवारा करना है जिसे एक आदमी के 2 हिस्से कर दिए जाए, उनका 2 फाड़ कर दिया जाए, तो एक फाड़ एक आदमी ले ले, एक हिस्सा दूसरा आदमी ले ले। लेकिन इस ऐसा करने पर आप उनके व्यक्तित्व के 2 हिस्से कर देते हैं जो किसी लायक नहीं रहता। वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र नायक बना रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें अपना हीरो मानती है तो भी अच्छी बात है, कांग्रेस उससे बड़ा अपना हीरो माने। जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां और ज्यादा उनकी पूजा की जाए, और ज्यादा उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए, वो गांधी परिवार से थोड़ा आगे बढ़े। वल्लभ भाई पटेल को भी अपना एक्सटेंडेड फैमिली न माने, अपना जो राम पांडे जी क्या कहेंगे? राम पांडे जी क्या कहेंगे? अभी आपने बहुत मजबूती के साथ में कहा कि भाई वो हमारे नेता थे, हमारे नेता थे, तो बीजेपी ने हाईजैक कैसे कर लिया आपके नेता? शायद उस तरह से जिस तरह आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं संभाल पाए, शायद उस तरह से जैसे आप और लोगों को नहीं संभाल पाए। मौजूदा समय के अंदर पार्टी के अंदर किसी एक का फिगर इतना बड़ा हो गया कि आपने और किसी की कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया। सर अब देखिए, चोरों का काम है चोरी करना, चाहे वो वोट चोरी करें या नेता चोरी करें। अब अमित शाह हमारे तो नहीं हो सकते हैं ना, गडकरी हमारे तो नहीं हो सकते हैं ना, नेता सावरकर हमारे नहीं हो सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नहीं हो सकते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीजेपी के कैसे हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बीजेपी के कैसे हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बीजेपी के कैसे हो जाएंगे? भाई कल को ये कहेंगे कि राहुल गांधी बीजेपी के नेता है, तो राहुल गांधी बीजेपी सरकार के नेता देश की कैसे है, हो वो देश जाएंगे? के नेता है, देश के नेता होने के नाते उनको याद किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी देश के हर हिस्से में हो रही है, क्या आपत्ति है? तो देश के नेता तो सभी है ना। तो देश के नेता तो राहुल गांधी भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, देश के नेता तो सारे भी हैं। मैं नेतागिरी कर रहा हूं तो मैं भी देश का नेता हूं, तो देश के नेता तो सारे ही है ना। लेकिन एक पार्टी का भी नाम तो जुड़ा रहता है ना। अमित शाह के साथ बीजेपी का नाम जुड़ा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कांग्रेस का जुड़ा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है। अब जैसे आपके यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने तो उनको याद ही नहीं किया। देखिए, कांग्रेस बीजेपी की तरह मुंह नहीं चलाती है, कांग्रेस काम करती है। सरदार सरोवर डैम ये किसने बनाया? नेहरू जी ने बनाया ना, उनको कितनी बड़ी श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसने किया? ये तो बीजेपी ने किया ना। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इसका जवाब मुझे लगता है कि राघवेंद्र जी आपको देना चाहिए। राघवेंद्र जी इसका काउंटर आपको करना चाहिए, बोलिए सर। देखिए, चोरों की बात करते हैं, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के स्टेडियम का नाम बदल करके उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम करवा देते हैं, क्यों? 41 वर्षों तक जिनको भारत रत्न देना। सर, इस क्वेश्चन को जंप नहीं करिए, इसका आंसर दे दीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन को जंप नहीं करिए। मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं ना जंप करना हूँ ना डंप करना हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, देखिए ऐसा है, इनके जैसे लोग जो चोरी की बात करते हैं, 2G और कोयला घोटाले वाले लोग, ये चोरों की बात ना करें, क्योंकि ये चोरों के दल से आते हैं और खुद भी ये चोर है। जो बैठे हुए आपके स्क्रीन पे, ये चोर नेता है। इस तरीके के ये डॉक्टर लिखने वाले चोर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ही एक्सपोज करती है। और 41 वर्षों तक
जिनकी याद नहीं आई, जिनको कि जो इस काबिल थे, जिनको कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, क्यों नहीं याद आई? इसलिए नहीं ना याद आई, इनको याद रहती थी इंदिरा गांधी की, राहुल गांधी की, राजीव गांधी की, संजय गांधी की। ये गांधी परिवार जो चांदी का चम्मच लेकर फिर के आपने पैदा ये हुआ है, इनकी स्टेडियम- चिंता इनको स्टेडियम का रहती नाम थी अमित शाह पे और क्यों नहीं इनकी करवाया? चिंता आज भी है। सर, इनकी स्टेडियम चोरी का नाम बचाने अमित शाह के नाम पे लिए क्यों नहीं ये करवाते? जमानत पर छूटे लोग इसीलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जमानत पर छूटे लोग दर दर की ठोकरें इसीलिए खा रहे हैं और जनता ने इनसे दूर दूर तक नाता तोड़ लिया है। राघवेंद्र जी, मुझे इसी इस बात का वजह से जवाब ये दे दीजिए। बड़बड़ा और फड़फड़ा रहे हैं। ठीक है सर, मैं समझ गई, बहुत धैर्य से पूछ रही हूँ आपसे कि सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम आपने बदला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, कोई आपत्ति नहीं चलिए, लेकिन अमित शाह स्टेडियम क्यों नहीं किया? शाह स्टेडियम रख देते नाम उसका। आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्यों नहीं किया आपने? नमो ऐप चल रहा है, याद तो नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, अमित शाह के नाम पर भी कुछ योजनाएं कीजिए, या फिर हम ये समझ लें कि आपके गृह मंत्री ने कुछ नहीं किया? देखिए, आप नमो नाम मैं उससे ऐतराज नहीं कर रही हूँ सर, आपको समझना पड़ेगा, मैं उससे ऐतराज नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके गृह मंत्री ने कुछ नहीं किया? पूरी तरीके से समझ रहा हूँ, पूरी तरीके से समझ रहा हूँ कि कोई राम लिख लेने से राम नहीं बन जाता। वो लिख ले राम, लेकिन राम नहीं बन पाता। दैत्य दैत्य ही रहता है और चोर चोर ही रहता है। वो राहुल गांधी में दूर से दिखता है और राहुल गांधी की इसीलिए लोकप्रियता जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। इनका रोना धोना इसी बात पर है। 41 साल तक जिनको याद नहीं आई कि जिनको भारत याद आ रत्न रही है देना मुझे, चाहिए हमारे राघवेंद्र लौह जी, पुरुष को, तो इधर उधर की बात ना कर, भारत बताइए रत्न कारवा लुटा कैसे? देने का कार्य किसने किया? भारत रत्न देने का कार्य किसने किया? अब ये भी तो देखिए। बिल्कुल आपने इनका किया, नाम रख दिया, बिल्कुल उसका नाम आपने रख किया है दिया, सर। और मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, अभी देश मैंने में- बोला कि आप अपने नेताओं की इज्जत नहीं कर पाते, इसीलिए वो बीजेपी में चले जाते हैं। अभी मैंने ये सवाल पूछा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप सम्मान करते हैं? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम का नाम रख दिया, अमित शाह के नाम पे रख देते, या यूं मान लूं कि मौजूदा सरकार के गृह मंत्री किसी काम के नहीं है? अगर उस समय के गृह मंत्री का सम्मान वो नहीं कर पाए तो अपने गृह मंत्री का सम्मान आप नहीं कर पा रहे, ये मान लिया जाए? कांग्रेस के जो भयावह वातावरण से निकलकर उन्होंने बयान दिए थे सरदार पटेल ने, वो सर्वविदित है। कांग्रेस को वो किस तरीके से लेते थे, कांग्रेस की उनकी नजर में क्या औकात थी, ये सर्वविदित है। और कांग्रेस ने उनको लास्ट तक 41 वर्षों तक उनको नहीं दिया। इसके बाद हम जब आए शासन सत्ता में तो हमने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। निश्चित रूप से ये सब जगह आलोक पांडे जी कुछ कह रहे हैं, काउंटर है सर, आपका बोलिए। और वो राजनीतिक विश्लेषक हैं राघवेंद्र जी, किसी दल के नेता नहीं है, पत्रकार भी नहीं है टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए जिन पे बहुत सहजता से आप लोग आरोप लगा देते हैं। मैडम आप बीजेपी की हैं, मैडम आप कांग्रेस की हैं। आलोक जी बिल्कुल बेबाक बात करते हैं, कोई इस तरीके का चलिए कम से कम आप किसी को तो स्वीकार कर पा रहे हैं। मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। बोलिए बहन, मैं आपको भी स्वीकार करता हूँ। आलोक जी राघवेंद्र भाई से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रश्न का उत्तर कठिन है कि स्टेडियम का नाम मोदी जी के नाम पर क्यों रखा, मैं अगर उसका उत्तर हूँ तो मैं खुद नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और राघवेंद्र जी देखो 3-4 बार पानी पी चुके लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल रहा, वो गलती हुई। और जब जब ये बात आएगी तो आपने बहुत सम्मान किया, आपने यूनिटी बनाया, आपने इतनी बड़ी मूर्ति बना दी, लेकिन काश आपने स्टेडियम का नाम भी ना बदला होता तो आपको इतनी बार पानी नहीं पीना पड़ता। मतलब इतना है, स्टेडियम का नाम न बदला होता तो इतनी बार पानी ना पीना पड़ता होता। राघवेंद्र जी ये बहुत मुश्किल आ गई आपके लिए, बहुत मुश्किल आ गई। और मुझे लगता है कि अमित शाह के क्वेश्चन एक सवाल का जिक्र यहाँ पर आलोक जी ने बहुत अच्छा किया था। स्टेडियम का नाम इतना महत्व तो नहीं रखता है जितना कि भारत रत्न महत्व रखता है। ये पूजा मोहन पांडे जी आप भी जानती होंगी और आलोक जी भी समझते होंगे। और रही बात पानी पीने की, तो पानी भारतीय जनता पार्टी के लोग पीते हैं और लोगों को पानी पिलवाते भी हैं। राघवेंद्र जी आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी संकोच नहीं करता हूँ किसी से कुछ भी कहना। हाँ मैं समझ रही हूँ सर, पानी पॉल्यूट हो जाता है तो टैंकर भिजवाने पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वल्लभ भाई पटेल का नाम तो बड़ा है ना,
जहां उनका नाम लगता है छोटी कैसे हो सकती है, वो चाहे स्टेडियम ही क्यों ना हो। वल्लभ भाई पटेल बड़ा नाम है ना, वो जब एक कार में लिख जाएगा तो कार बड़ी हो जाएगी, स्टेडियम में लिख जाएगी स्टेडियम बड़ी हो जाएगी, रेलवे स्टेशन में लग जाएगा रेलवे स्टेशन बड़ा हो जाएगा। यही तो है ना वल्लभ भाई पटेल की महत्ता। अतुल यादव जी काउंटर है आपका, बोले पटेल के नाम पर अतुल जी बोले। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओछी राजनीति के लिए जानी जाती है और जानी जाती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमेशा और हमेशा क्या किया गया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मोदी जी जैसे लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा काम। भारतीय देखिए जनता कितने प्रेम पार्टी से के सवाल द्वारा, पूछ रही हूं मैं, फिर आप भारतीय कहेंगे कि जनता मैंने पार्टी संयम के खो दिया। द्वारा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उनका जितना सम्मान देना चाहिए उन्होंने सम्मान नहीं दिया। अभी हमारे जो इसमें पैनलिस्ट आलोक जी ने भी कहा, जैसे वो स्टेडियम का नाम क्यों बदला गया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता जो है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो गलती की। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम मिटाने की कोशिश की और आज ये दिखावा कर रहे हैं कि वो हमारे नेता हैं। मिटा कहाँ रहे हैं? मिटा कहाँ रहे भाई हैं? नाम हटा देना तो नाम मिटा ही देना, नाम हटा देना तो विपक्ष उस बात को समझ क्यों नहीं पाता जो बात गर्भ में छिपी हुई है? मुझे ये नहीं समझ में आता। भारतीय आरएसएस पर बैन लगाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही पूजित कर दिया बीजेपी ने। ये क्यों नहीं समझ पाते आप इसके पीछे की सियासत को? देखिए इसी बदले की भावना से जो वो स्टेडियम था उन्होंने इसलिए नाम बदला और उसका नाम जानबूझ के बदला। ये क्या हुआ, ये वो उनको नहीं बचा पा रहे थे। आज सिर्फ एक जाति का वोट लेने के लिए, पटेल समाज का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है जितने भी राष्ट्रभक्त और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका किस प्रकार से सम्मान किया, हमेशा बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है किसका कार्य क्या था? अगर आरएसएस से बैन किया था तो नाम इसलिए तो वहां पे बदला गया। ये सब दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं। अगर वाकई में सम्मान है तो जवाहरलाल नेहरू जी का भी सम्मान है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी सम्मान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी सम्मान है। जितने भी देश के नेता हैं उनका सम्मान करना सीखना। समय समय पर सबने अच्छे कार्य किए। देश की विविधता और एकता के विषय में बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की बात करती है, विभाजन की बात करती है, जात की बात करती है, संप्रदाय की बात करती है। एक सवाल और हमें अरे ये भी तो बता दीजिए अतुल जी कि मौलाना के लिए जवाब क्यों नहीं दिया अखिलेश ने? अखिलेश ने, आपके नेता ने मौलाना के लिए जवाब क्यों नहीं दिया? हमने जवाब दे दिया था। आपने अगर नहीं देखा हो तो नहीं, ये आंखों में ऐसे नहीं चलेगा ना, इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको। और जनता 27 आप कहते हैं, 27 में जनता इसका जवाब मांग रही है। मौलाना को जवाब क्यों नहीं दिया? मौलाना को आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मौलाना ने इतना कमेंट किया था और एक मुख्यमंत्री की पत्नी के विरुद्ध मौलाना ने इस तरीके का अभद्र भाषा आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। राघवेंद्र जी टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो जो ऐसा नहीं करिए सर, वो टॉपिक को डाइवर्ट कर काम करती है, देश को जोड़ने का सवाल काम है। समाजवादी पार्टी सभी करती है। और राघवेंद्र जी एक सवाल है। आलोक पांडे जी ने अभी जैसे ही हम ब्रेक से वापस आए थे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि जिसकी सरकार होती है उसी के सारे मिनिस्टर्स होते हैं और सरकार ही, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेहतरीन काम किया, अगर वो अच्छे थे तो नेहरू खराब कैसे हुए? सरकार उनकी थी। और दूसरी बात, अगर नेहरू खराब थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अच्छे कैसे हुए? मुझे ये बताइए। चलिए आप इसको इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कहूँगी, नेहरू कहूँगी तो आप शायद इस बात को ना समझ पाएँ। इसको ज़रा अब प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से समझिए। मोदी अगर बुरे हैं तो अमित शाह अच्छे कैसे, और अगर शाह अच्छे हैं तो मोदी बुरे कैसे? क्या इसका आकलन हो सकता है क्या? या शाह जो काम कर रहे हैं वो उस पे मोदी जी का स्टैंप नहीं आएगा? ये बता दीजिए, एक बार समझ लें हम थोड़ा सा। मेरी समझ थोड़ी कमजोर है, एक बार समझा दीजिए मुझे। नहीं, आपकी समझ पूजा मोदी बहुत अच्छी है और आप दूरदर्शी, पक्का दूर तक का समझती है और जान भी लेती है कौन का कितने गहरे पानी। देखिए ऐसा है कि अभी आपने कहा कि शाह और मोदी जी की बात की आपने कहा कि वो स्टैंप लगाते हैं
और उनकी वो बात मैं को हाँ आपसे करते सरदार हैं। वल्लभ भाई पटेल और लेकिन नेहरू के बारे में यही बात नहीं, करना अरे चाह रहे हैं। यही नहीं हुआ, वही आ रहा हूं मैं, सुनिए तो छोटी बहन, आप सुनती नहीं, आप बीच में बहुत जल्दी टोक देती। देखिए ऐसा है, मैं वहीं पर आ रहा हूं। देखिए शाह और मोदी अलग बात है। चाचा नेहरू जो देश को बांटने वाले लोग थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बड़ा अंतर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा देश प्रेम की बात करते थे, मोदी वो आपके चाचा नेहरू देश को बांटने की बात करते थे। और उन्होंने देश को बांटा भी, देश को काटा भी, देश को छांटा भी। इसी वजह से उनका जो दल का ध्रुवीकरण हुआ है मौजूदा परिवेश में और होता जा रहा है, वो इसी वजह से होता जा रहा है। परिवारवाद से बना व्यक्ति, वो अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो एक अतिशयोक्त लगती है। परिवारवाद से ग्रसित पार्टी जो कि खत्म हो जानी चाहिए थी, गांधी जी ने भी इसको मना किया था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक विजन था। कांग्रेस का एक ये था कि कांग्रेस देश की आजादी। फिर अभी मैं पूछूंगी कि गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो आप उसको तो मानते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, तो वो आप नहीं मानते हैं। बड़ा विरोधाभास की स्थिति है सर। जो अपने पक्ष का उसको ले लेंगे, जो पक्ष का उसको भूल लेंगे। उनको भारत रत्न भी हम ही देते हैं। 41 साल बाद उनको भारत रत्न भी हम ही देते हैं। स्टेडियम का नाम नहीं है कि उन्होंने, देखिए स्टेडियम का नाम बदला गया या स्टेडियम का नाम और दूसरे स्टेडियम उनके नाम पर बनाए, ऐसा नहीं है कि उनके नाम पर कुछ भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न तो दिया ही दिया। उनके नाम पर बहुत सी योजनाएं जो हमारी केंद्र सरकार की चल रही हैं, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष का नाम है। दो गिना दीजिए। ये जो रन फॉर यूनिटी जो हो रहा है, ये इसका द्योतक है कि हम उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। उनकी देखिए बहुत योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं, दो गिना बहुत सी योजनाएं हैं। बहुत सी में दो कोई गिना दे, कोई दो गिना दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पे कोई दो योजना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर उत्तर प्रदेश में ही काफी योजनाएं चालू की गई, उत्तर प्रदेश में ही है काफी। बहुत योजना, आप दो बता रही हैं, मैं आपको 20 योजनाओं की लिस्ट भेज देता हूँ। 20 आप दो बता रही हैं, मैं चैलेंज के साथ आपको याद एक भी नहीं है। 20 योजनाओं की लिस्ट आपको भेज दूं। देखिए ऐसा है, याद एक भी नहीं, आपको क्या याद है क्या नहीं याद है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितना किसको मानते हैं, किसकी कितनी व्यवस्था आप समझते हैं। आप सुनिए, सरदार पटेल आवास योजना सुन लीजिए, छोटी बहन अब सुन लीजिए, अब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। सरदार पटेल आवास योजना, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ये क्या है? दो तो आपको बताएं, अब और बताऊं आगे, बोलिए, और भी विस्तृत बता दूं? बताइए सर। आप गूगल करेंगे, आप ही देख लेंगे। मैं गूगल चलिए, मुझे खुशी है आपने दो बता दी यहाँ पर। राम पांडे जी काउंटर है आपका, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की कमांड मिल गई है। राघवेंद्र जी मुझे क्लोजिंग की कमांड मिल गई है। एक बार सभी का ओपनिंग, माफ कीजिएगा, कंक्लूजन ले लेती हूँ एक बार सभी का, क्योंकि मुझे क्लोजिंग की कमांड मिल गई है। राम पांडे जी कंक्लूड भी कीजिएगा और काउंटर भी कीजिएगा थोड़ा जल्दी से। देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आज बदल दिया, सरदार पटेल आवास योजना कर दिया। बड़े ग्रेट यहाँ के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और देखिए, अमित शाह जी और सरदार पटेल जी की हम यहाँ कई बार तुलनात्मक नाम लिया गया, जो बहुत गलत लिया गया, क्योंकि अमित शाह जी तड़ी पार रह चुके हैं। तो एक पूर्व तड़ी पार की तुलना एक इतने बड़े नेता के साथ नहीं की। तुम्हारा भी निकलवाना पड़ेगा, डॉक्टर हो भी कि नहीं हो, तुम्हारा भी निकलवाना पड़ेगा। पटेल होते जैसे पूछ रहे थे मेरे लिए, अरे तुम जैसे सर प्लीज कंक्लूड कर लेने दीजिए। देखिए, डिबेट एंडिंग का समय आ गया, दोनों रह जाएंगे। निकलवाना पड़ेगा डॉक्टर राम। ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। राम जी बोलिए। मुझे इनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है सुअर बैठा है या इंसान बैठा है, ऐसा लगता है। राम जी की ऑडियो भी डाउन कीजिएगा, राम जी की ऑडियो डाउन कीजिएगा। अतुल यादव कंक्लूड कीजिएगा, 20 सेकेंड। देश के नेता जो होते हैं या स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, उन सबका
सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के नेता थे, किसी एक के नेता नहीं थे, और वो कांग्रेस के साथ उनका नाम जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। सभी को मानने का अधिकार है, हम भी जुड़ा मानते तो हैं रहेगा सर, सभी लेकिन दलों अपने को नेताओं को सम्मान देना भी तो सीखिए, वो भी तो जरूरी है। सभी सम्मान देते हैं, देश के जितने भी नेता हैं, लोहिया जी हमारे भी हैं, तो देश के नेता भी हैं। अगर सद्य नेता मुलायम सिंह यादव जी, वो हमारी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, तो उनको देश के लोग भी मानते हैं। हमारा मानना है इसी प्रकार जो आलोक पांडे जी कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, 20 सेकंड्स। उसका सुअर है। ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उसने शायद वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि वल्लभ भाई पटेल की जानकारी के बगैर, आज्ञा के बगैर इस देश का बंटवारा खालिद नेता थे भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई बड़ा हिस्टोरिकल नेता नहीं है उनके पास। तो वल्लभ भाई पटेल से अपने आप को जोड़ करके, जो इतिहास में उनकी थोड़ी सी भूमिका कमजोर है, उस भूमिका को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करना चाहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। एक सजेशन है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं को, पर्सनल होने की क्या ज़रूरत होती है। मुद्दे यहाँ पर राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे होते हैं, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, डिबेट खराब हो जाती है। अब आते हैं मुद्दे पर, किस किस के पटेल। आप घर पर बैठिए, आज चर्चा कीजिए, अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन कहानियाँ सुनाइए कि एक आदमी जो चल पड़ा, धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था और शॉल उड़ता था सदरी के साथ में। शायद उस समय संसाधन नहीं थे। अपने बच्चों को बताइए कि आज हवाई जहाज़ मौजूद है और भी तमाम तरीके मौजूद हैं, लेकिन उस समय एक आदमी था जो चला कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, और मकसद सिर्फ एक, मेरे भारत का नक्शा सुंदर होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए कि इसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता हर देशवासी के दिल में जागृत रहे, हमेशा गुंजायमान रहे। आज हम उन नायकों पर लड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने क्या बेहतर किया, क्या बुरा किया। शर्म आनी चाहिए शायद हमें, लेकिन आप मत शर्माइए। आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए सरदार पटेल कितने बेहतरीन इंसान थे, और उनको कहिए कि उनके जैसे बने, देश के लिए कुछ करें। किसी की भी सरकार में रहें, बीजेपी में रहें, कांग्रेस में रहें, आम आदमी पार्टी में रहें या किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहें, बस उनके जैसे बने और वो अपने आप देश के सच्चे सपूत हो जाएंगे।